प्यारे विद्यार्थियों, लॉकडाउन के दौरान हमारे विद्यालय के द्वारा जो ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, आप सभी को इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए और नियमित अंतराल पर जो टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, उन्हें भी फेस करना चाहिए। हम लोग घर से आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो हमारा यह प्रयास तभी सफल होगा जब आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे। हम बात कर रहे थे पहले लघु बीजाणु धानी के बारे में। तो हमने इससे पहले बात की लघु बीजाणु धानी के बारे में। तो देखिए भाई, पराकोष के अंदर सामान्यतः 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। हम बात करें थे लघु बीजाणु धानी की भित्ति या पराकोष भित्ति के बारे में। तो देखिए भाई, जो पराकोष की भित्ति होती है वह बाहर से लेकर के अंदर की ओर 4 परत से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर की ओर आपने पढ़ी एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, उसके अंदर की ओर पढ़ी आपने एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम या अंतःत्वचा, उसके अंदर की ओर आपने पढ़ा मिडल लेयर या मध्य परत, और सबसे अंदर वाली परत जो होती है सबसे महत्वपूर्ण परत होती है, और उस परत को अपन बोलते हैं टेपिटम या पोषोतक। ठीक है, तो इन 4 परतों के बारे में आपने पढ़ा, और इस प्रकार आपने देखा कि परागकोश का जब परिवर्धन होता है तो उसमें 2 भाग दिखाई देते हैं। बाहर की ओर आपकी परागकोश भित्ति और दूसरा आपके बीजाणुजन उत्तक या कोशिकाएं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। हम बात करते हैं आपकी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या इसे अपन हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु जनन। तो देखिए भाई, लघु बीजाणु जनन है क्या? तो हमने बात की कि लघु बीजाणु धानी जो होती है, उस लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या पाई जाती है? उसमें पाई जाती है आपकी प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं। तो देखिए भाई, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी पराकोष या कह सकते हैं आपकी लघु बीजाणु धानी के अंदर। तो देखिए भाई, ये जो आपकी प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं होती है, इनसे किसका निर्माण होता है? इनसे निर्माण होता है आपकी लघु बीजाणु मात्र, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है, या जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। तो माइक्रोस्पोर सेल का निर्माण होता है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या उत्तक के द्वारा। अब देखिएगा, प्रत्येक जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या होता है? आपकी कौन सा डिवीजन होता है? इसके अंदर डिवीजन होता है आपके अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, मियोटिक डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से आपकी 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, तो 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, और ये चारों अगुणित लघु बीजाणु आपकी कैलोज नामक पदार्थ के द्वारा, ये कैलोज प्रोटीन पदार्थ के द्वारा चारों लघु बीजाणु एक चतुष्क के रूप में, एक चतुष्क या जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राड, टेट्राड के रूप में जुड़े होते हैं, पाए जाते हैं। तो देखिए भी, चारों लघु बीजाणु एक टेट्राड, एक चतुष्क के रूप में होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? कैलोज के द्वारा जुड़े होते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे थे लघु बीजाणु जनन के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो देखिए भाई, प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। तो
लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो टेपिटम होती है, टेपिटम लेयर के द्वारा आपकी एक एंजाइम स्रावित होता है और उसे बोलते हैं आपके कैलेज एंजाइम। ये जो कैलेज एंजाइम है, वो कैलेज एंजाइम क्या करेगा? ये कैलेज एंजाइम इस कैलोज जो चतुस्क में इन चारों को जोड़े रखती है, इस कैलोज का क्या कर देते हैं? पाचन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसका अपघटन कर देते हैं। और इस पाचन अपघटन के फलस्वरूप चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वे चतुस्क या टेट्राड से क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। और पृथक होने पर ये जो लघु बीजाणु होते हैं, इन लघु बीजाणु का ये क्या हो जाएंगे? जैसे ही पाचन या अपघटन होगा, ये चारों लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे? आपके पृथक हो जाएंगे। जब ये पृथक होंगे तो इनका आकार कैसा होगा? आकार हो जाएगा आपकी गोल। आकार कैसा हो जाएगा? गोल। ठीक है, गोल हो जाएगा। और इन्हीं गोल लघु बीजाणु को हम क्या कहते हैं? इन्हीं गोल लघु बीजाणु को कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं भैया? आपकी परागकण कहते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी पोलेन ग्रीन। तो हम बात कर रहे थे आपके टेट्राड के बारे में, चतुस्क के बारे में। तो देखिए भाई, जो चतुस्क है, चतुस्क को सामान्यतः 5 प्रकार के बताए गए। तो देखिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं आपकी चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। तो देखिए भाई, टेट्राड का पहला प्रकार है वो है आपकी चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल के अंदर क्या भी हमने बात की थी भाई, 4 लघु बीजाणु जो होते हैं वो चारों कैलोज की सहायता से जुड़े होते हैं और एक टेट्राड, एक चतुस्क बनाते हैं। तो इसमें चतुष्फलकी में क्या होता है? इसके अंदर 3 जो आपकी लघु बीजाणु जो होते हैं वो आपकी सामने की ओर दिखाई देते हैं। एक, 2 और 3, तीनों लघु बीजाणु तो क्या होंगे? सामने से दिखाई देते हैं। और एक जो चौथा लघु बीजाणु है वो इसके क्या है? आपके पीछे की ओर है। ठीक है, ये स्थिति देखने को मिलती है। इस स्थिति को अपन बोलते हैं चतुष्फलकीय। 4 लघु बीजाणु जुड़े हुए हैं आपकी चतुष्फलकीय स्थिति के अंदर, 3 सामने से दिखाई दे रहे हैं और चौथा जो है इसके पीछे की ओर। यदि 3D स्थिति हो तो हम इसे देख सकते हैं। और ऐसी स्थिति देखने को मिलती है सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में। द्विबीजपत्री जो पादप है उनके अंदर आपकी चतुष्फलकीय प्रकार का चतुस्क पाया जाता है। फिर बात करते हैं आपकी दूसरी बात करें तो चतुस्क का दूसरा प्रकार है वो है समद्विपार्श्विक या इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबाइलैटरल। तो देखिए भी, आइसोबाइलैटरल, सम यानी समान, द्वि यानी 2, पार्श्व यानी पास। इसके अंदर क्या होता है भाई? इसके अंदर इस चतुस्क में ये 4 आपके लघु बीजाणु, ये पहला लघु बीजाणु, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये चारों 4 लघु बीजाणु। ये पहला हो गया, फिर इसके बाद में ये दूसरा, फिर इसके बाद में ये तीसरा और ये यहां पे हो गया आपके चौथा। तो देखिए भाई, ये 4 लघु बीजाणु जो है, चारों लघु बीजाणु एक ही तल के अंदर, ये सभी क्या आपके एक ही तल में दिखाई देते हैं। और ऐसी स्थिति देखने को मिलती है आप किसके अंदर? एक बीजपत्री, मुख्यतः एक बीजपत्री पादपों के अंदर, एक बीजपत्री पादप, इनके अंदर आपकी देखने को मिलती है समद्विपार्श्विक प्रकार के चतुस्क। फिर बात करते हैं आपकी तीसरा जो है वो कैसा है? तीसरी बात करते हैं आपकी क्रॉसित। चतुस्क का तीसरा प्रकार है वो है आपके क्रॉसित या इसे इंग्लिश में बोलते हैं डेक्यूसेट। क्रॉसित या इसे कहते हैं आपकी डेक्यूसेट। तो क्रॉसित या डेक्यूसेट में क्या होता है? इसके अंदर क्रॉसित या डेक्यूसेट के अंदर आपके दो लघु बीजाणु जो होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं।
जैसे मैं बात करता हूं आपकी ये 2 लघु बीजाणु हैं, ये 2 लघु बीजाणु हैं, ठीक है। और दूसरी मैं बात करता हूं आपकी इनकी, ये 2 और लघु बीजाणु है। देखिए ये 2 लघु बीजाणु, ये दूसरे 2 लघु बीजाणु, ये अगर इस प्रकार स्थिति में होंगे तो दूसरे वाले जो लघु बीजाणु होंगे वे इस प्रकार इस स्थिति में होंगे, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। 2 नीचे की ओर है आपकी और 2 इनके ऊपर की ओर है। अब यहां ध्यान दीजिए, ऊपर वाले तो दोनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे वाले 2 में से एक सामने वाला दिखाई दे रहा है, उसके पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस स्थिति के अंदर आपके होते हैं कौन, क्रॉसिक प्रकार के। तो यदि अपन इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। तो देखिए भाई, ये ऊपर वाले 2 लघु बीजाणु 2 ऊपर की ओर है और 2 ही लघु बीजाणु क्या है, नीचे की ओर है, ठीक है। 2 ऊपर वाले दोनों सामने से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर जो नीचे वाले जो 2 लघु बीजाणु उनमें से एक दिखाई देता है, एक उसके पीछे की ओर होता है। दोनों एक दूसरे के क्या है आपके, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। ओके, फिर बात करते हैं आपकी इसका, यदि एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा किसमें, मैग्नोलिया, मैग्नोलिया उसके अंदर देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं आपकी चौथी बात, और वो हो जाएगी आपकी टी आकारीय, टी आकारीय चतुष्क की बात करें, या इसे इंग्लिश में कहते हैं टी शेप्ड। तो देखिए भी, चतुष्क टी आकारीय या टी शेप्ड के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर 2 आपके लघु बीजाणु ऊपर की ओर होते हैं, जिनमें भित्ति आपकी पाई जाती है अनुप्रस्थ, और 2 लघु बीजाणु जो होते हैं वो नीचे की ओर व्यवस्थित होते हैं, और उनके अंदर जो भित्ति बनी होती है वो अनुदैर्ध्य बनी होती है। तो इनकी संरचना कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। इसके अंदर है वो आपकी और इसके नीचे की ओर 2 लघु बीजाणु इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। नीचे वालों में आपकी बनी हुई अनुप्रस्थ, ऊपर वालों में दोनों बनी हुए अनुदैर्ध्य। तो ये आपके टी आकारीय स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके अरिस्टोलोकिया। तो इसका उदाहरण देखें तो हो जाएगा आपके अरिस्टोलोकिया, ठीक है। तो ये बात हो गई चतुष्क का चौथा प्रकार। अब बात करते हैं आपकी चतुष्क का 5वां प्रकार, और वो चतुष्क का 5वां प्रकार क्या है, 5वां प्रकार है आपकी रेखिक। 5वां प्रकार है आपकी रेखिक, या अपन इंग्लिश में बोलते हैं आपकी लाइनर, इंग्लिश में बोलते हैं आपकी लाइनर टेट्राड के बारे में। तो देखिए लाइनर टेट्राड में क्या होता है, सारे लघु बीजाणु एक रेखा के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है भाई, एक रेखा के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इनकी यदि बनाए संरचना तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। ये पहला लघु बीजाणु, ये दूसरा लघु बीजाणु आपकी, ये दूसरा, फिर उसके बाद में बनाता हूं ये आपके तीसरा, और ये चौथा। चारों लघु बीजाणु एक रेखा के रूप में व्यवस्थित होते हैं, और रेखिक प्रकार का जो आपकी चतुष्क या टेट्राड देखने को मिलता है वह मिलता है अपने को हेलोफिला नामक प्लांट के अंदर, हेलोफिला, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी चतुष्क के 5 प्रकार के बारे में। अब बात करेंगे अपन इसके आगे की। तो देखिए भाई, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, हमने बात की थी कि भाई जो परागकण होते हैं वे लघु बीजाणु धानी में स्वतंत्र रूप से बिखरे होते हैं, लेकिन कुछ पादप, जैसे बात करता हूं मैं आपकी कुछ पादप, जैसे मैं बात करता हूं आपकी मदार, मदार बोले तो आंख, या फिर मैं और क्या बात करूं, मदार या आंख, या फिर मैं बात करता हूं आपके आर्किड। इनके अंदर क्या होते हैं भाई आपकी, इनके अंदर आपकी ये जो परागकण होते हैं, परागकण, या ये कह सकते हैं आपके लघु बीजाणु, ये परागकण है वो आपकी क्या हो जाते हैं भाई आपके संयुक्त होकर, क्या होकर, संयुक्त होकर एक संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, संयुक्त होकर एक संरचना बनाते हैं, और इस संरचना को क्या बोलते हैं, इस संरचना को कहते हैं पराग पिंड। क्या बोलते हैं आपकी,
परागपिंड कहते हैं, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनियम। तो इसे बोलते हैं पॉलिनियम, या इसे बोलते हैं आपके परागपिंड। ओके, तो यहां ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि परागपिंड या पॉलिनियम क्या क्या है, किन पादपों के अंदर देखने को मिलता है। तो यहां ध्यान रखिएगा, आक और आर्किड, इनके अंदर पॉलिनियम या परागपिंड देखने को मिलता है। इसकी संरचना आपकी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर इन्हें देखने को मिलती है। इन परागपिंड के अंदर ये संयुक्त होते हैं परागकण। ऐसी स्थिति आपकी थोड़ी इन पादपों में देखने को मिलती है। तो ये बात होगी भाई पॉलिनियम या परागपिंड क्या है। ओके, अब बात करते हैं इसके अलावा कुछ, एक और बात करते हैं कुछ पादप। जैसे मैं बात करता हूं ड्रोसेरा की, मैं बात करता हूं आपके ड्रोसेरा की, ड्रोसेरा। मैं बात करता हूं आपके टाइफा की, ड्रोसेरा है, टाइफा है। इनके अंदर क्या है आपकी, इनके अंदर जो लघु बीजाणु हैं वे आपकी संयुक्त रूप से पाए जाते, संयुक्त। सभी लघु बीजाणु समेकित होकर संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपकी स्पोर कहा जाता है। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कभी संयुक्त लघु बीजाणु किन में पाए जाते हैं, ड्रोसेरा है, टाइफा है, इनके अंदर देखने को मिलता है। यदि किसी चतुष्क के अंदर 4 से अधिक लघु बीजाणु होते हैं तो ऐसे पादपों के अंदर आपके बहु बीजाणुता पाई जाती है। हम सामान्यतः क्या बात करते हैं, हम सामान्यतः बात करते हैं कि चतुष्क, टेट्राड। और टेट्राड का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 4 लघु बीजाणु पाए जाते हैं। ओके, और जब आपकी उस चतुष्क के अंदर 4 से लघु बीजाणु ज्यादा होंगे तो ऐसी स्थिति को अपन बोलते हैं आपकी बहु बीजाणुता। क्या बोलते हैं आपके, बहु बीजाणुता कहते हैं। ओके, अब बात करेंगे उसके बाद आगे परागकोश प्रस्फुटन के बारे में। तो देखिए भी हम बात करते हैं आपकी परागकोश प्रस्फुटन के बारे में। तो देखिए भी नेक्स्ट लेते हैं आपकी परागकोश प्रस्फुटन। परागकोश प्रस्फुटन, या मैं लिखता हूं आपके एंथर, मैं लिखता हूं आपके एंथर डिहाइसेंस, एंथर डिहाइसेंस। परागकोश प्रस्फुटन है क्या, देखिएगा जब परागकोश परिपक्व हो जाते हैं, तो परागकोश जब परिपक्व होगा तो वो स्फुटित होगा, खुलेगा, फटेगा, उसको अपन बोलते हैं परागकोश प्रस्फुटन, एंथर डिहाइसेंस। ओके, तो देखिए भाई हमने पढ़ी है एक बात कि परागकोश में सामान्यतः 2 पाली होती है। ठीक है, तो परागकोश प्रस्फुटन यानी परागकोश का खुलना फटना ही क्या कहलाता है, परागकोश प्रस्फुटन। और उसके कुछ प्रकार हैं, उसकी बात करते हैं अपन। तो देखिए भाई परागकोश प्रस्फुटन के कुछ प्रकार में एक पहला प्रकार है आपके अनुप्रस्थ प्रस्फुटन, अनुप्रस्थ प्रस्फुटन। एक है आपकी लंबवत प्रस्फुटन। एक है आपकी कपाटीय प्रस्फुटन। और एक है आपकी सरंध्र प्रस्फुटन। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अनुप्रस्थ का मतलब होता है आड़ा। ठीक है, मैं ये लाइन खींच रहा हूं ऐसे, ये मैं कह रहा हूं, ये मान लीजिए आपके ये परागकोश है आपकी, ठीक है, ये यहां पर पीछे की ओर पूतंतु है। तो अनुप्रस्थ का मतलब इस प्रकार से, तो अनुप्रस्थ यानी आपके हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, तो देखिए भाई यदि इसमें ये परागकोश है, ये इस प्रकार से यहां से खुलते हैं
तो इस प्रकार का प्रस्फुटन अनुप्रस्थ कहलाता है। और ऐसा सामान्य देखने को मिलता है किसके अंदर, ऐसा देखने को मिलता है आपकी तुलसी में, ठीक है, तुलसी ऑसीमम सैंक्टम, जिसे अपन कहते हैं ऑसीमम सैंक्टम, इसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है। तो अनुप्रस्थ प्रकार का आपकी परागकोश प्रस्फुटन किसमें देखने को मिलेगा, तुलसी में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं लंबवत। लंबवत का मतलब क्या होता है भाई, जो परागकोश है वो परागकोश लंबवत रूप से, खड़े रूप से वो प्रस्फुटित होगा, लंबवत रूप से, यानी इस प्रकार से वो आपकी खुल जाएगा, ठीक है, खड़ी लंबवत रूप में खुलेगा। मान लीजिए ये है पाली, तो ये यहां से इस प्रकार से प्रस्फुटित होगी, एक दूसरे से क्या होगी आपके अलग होगी, तो लंबवत प्रकार का प्रस्फुटन। और ऐसा देखने को मिलता है किसके अंदर, कपास में देखने को मिलता है, कपास में देखने को मिलता है। ऐसा आपके देखने को मिलता है किसके अंदर, धतूरे के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं आपकी कपाठ्य। अब कपाठ्य ऐसे प्रस्फुटन में क्या होता है, ऐसे परागकोश प्रस्फुटन के अंदर आपकी 1, 2 या 3 क्या बन जाते हैं भैया, आपके कपाट बन जाएंगे, ठीक है, कपाट बनेंगे और ये कपाट खुल जाएंगे, कपाट खुल जाएंगे। ये आपकी इस प्रकार से अलग अलग आपके कपाट खुल जाते हैं ये, ठीक है। तो ये कपाट बनेंगे, खुलेंगे, और ऐसी स्थिति देखने को मिलती है आपके किसके अंदर, बारबेरी के अंदर। ये देखने को मिलती है बारबेरी नामक प्लांट के अंदर, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अंतिम, सरंध्र प्रकार का प्रस्फुटन किसमें होता है। सरंध्र प्रकार का प्रस्फुटन होता है आपके बैंगन की बात करूं मैं, बैंगन के अंदर, आलू के अंदर, मैं बात करूं आपके मकोई, जिसका बॉटनिकल नेम है आपके सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम। तो देखिए भाई मकोई के अंदर, इनमें क्या होता है, सरंध्र के अंदर जो परागकोश है, मैं कहता हूं ये आपकी ये परागकोश पाली है, और पीछे की ओर ये हो गया इसका पुतंतु। तो देखिए भाई ये जो परागकोश है, इस परागकोश के ऊपर की ओर आपके छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, रंध्र बन जाते हैं, ठीक है, और उन्हीं में से परागकण आपके बाहर निकल जाते हैं। तो ये बात होगी आपके सरंध्र प्रकार की। तो इस प्रकार हम बात कर रहे थे परागकोश प्रस्फुटन के बारे में। जैसे ही परागकोश प्रस्फुटन होगा, इसका मतलब परागकोश खुलेंगे, परागकोश खुलेंगे, तो परागकोश के खुलते ही परागकोश में भरे हुए आपके जो स्वतंत्र परागकण होते हैं वे बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं, और परागण या पॉलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और इस प्रक्रिया के अंदर परागकोश की जो अंतस्थीसियम, परागकोश की जो दूसरी परत होती है, इसकी भित्ति की, परागकोश भित्ति की जो दूसरी परत होती है अंतस्थीसियम, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, या जिसे बोलते हैं स्ट्रोमियम। इसकी आर्द्रताग्राही प्रकृति होती है, इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है परागकोश को प्रस्फुटित करने।